अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। क्या दिया है हमारी अगली हेडिंग दी गई है एंटीबायोटिक एनोकुलेंस से संक्रमण की रोकथाम। ये हमें पढ़ना था एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमण की रोकथाम। ठीक है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजैविक औषधियाँ शरीर में रोगजनक सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकती हैं। यानी कि ये सभी जो दवाइयाँ हैं ये क्या करती हैं, जो हमारे शरीर में सूक्ष्म रोग से जो बीमारियाँ होती हैं उनको रोकती हैं। अगली हेडिंग क्या दी गई है, पादप रोगों पर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और कीटनाशक क्या कह रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करके। यानी कि पादप जो रोग होते हैं, पादप रोग यानी कि जो जंतुओं में होते हैं। ठीक है, जंतुओं की भांति पेड़ पौधे, पादप मतलब पेड़ पौधों में, तो जंतुओं की भांति पेड़ पौधों में विशेष प्रकार के विषाणु, जीवाणु, फफूंद आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग ग्रसित होते हैं। इसकी जानकारी तालिका 2 में दी गई है। ठीक है, तालिका 2 में दी गई है। इन रोगों की रोकथाम के लिए पौधों का बीज फल पैदा होने से पहले उपचार करने से या रोग मुक्त हो जाते हैं और अच्छी फसल पैदा होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो ये दवाइयाँ दी गई हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब कीटनाशक दवाइयाँ हैं। इनको हम लोग पेड़ों में छिड़कते हैं और इसके जितने भी कीटाणु और विषाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 में क्या कह रहे हैं देखेंगे, किसान अपनी फसल को रोग, कीट तथा पाला आदि से बचाने के लिए क्या प्रयास करता है। क्या आपने कभी किसी किसान से फसल को रोग या कीट या पाला से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास की जानकारी प्राप्त की है। उक्त से संबंधित पड़ोस के किसान से वार्ता कर निष्कर्ष प्राप्त करें। कुछ और भी जानें, देखेंगे कुछ और भी जानें। पादपों को रोग मुक्त करने के लिए तरह तरह की क्या करते हैं, हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तरह तरह की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड्स तथा फंजीसाइड्स में विभक्त किया गया है। डीडीटी, बीएचसी, मिथाइल पैराथायोन, हेप्टाक्लोरोएल्ड्रीन और क्लोरोडोडेन आदि रासायनिक कीटनाशक कहलाते हैं। यानी कि ये केमिकल कीटनाशक दवाइयाँ हैं। कुछ रसायन कह रहे हैं कि खरपतवार को नष्ट करने के काम आते हैं, जैसे 2 और 4D, यानी कि जैसे दिया है कि 2 और 4D। कुछ पीड़क जंतु हों जैसे चूहे और टिड्डियों को मारते हैं। यानी कि ये जो दवाई है दी गई है 4D और 2D, ये क्या है, जो चूहे हैं, टिड्डियाँ हैं, इनको भी मार देते हैं। ठीक है, जैसे नार्वोसाइड, ये किसके लिए है, जो फफूंद लग जाती है पेड़ों में, उनका क्या कर देते हैं, नाश हो जाता है। जैसे ऑफ्लेनॉन किसके लिए, कैप्टन आदि। किंतु अधिक मात्रा में इनके निरंतर प्रयोग से समस्या भी उत्पन्न हो जाती हैं। ये विषैले पदार्थ होते हैं, यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, अतः इनका प्रयोग कम मात्रा में ही करना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे लाभदायक सूक्ष्म जीव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे क्या क्या लाभ। ऐसे भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे लाभ होता है, जैसे दूध का दही बनना। दही में कौन सा कीटाणु होता है, यानी कि दूध जब फटता है तो दही बनता है और उसमें कौन सी कीटाणु, यानी लैक्टोबैसिलस एक कीटाणु होता है जो दूध से दही को बनाता है। तो क्या दिया है, वही दिया है, सूक्ष्म जीव मनुष्य तथा अन्य जीवों के लिए लाभप्रद होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव के लिए और अन्य जीवों के लिए, बहुत सारे ऐसे जीवों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? तो सबसे पहले हमें दही का ही दिया है। दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। दूसरा दे रहे हैं पनीर, सिरका, डबल रोटी, शराब, इडली, डोसा, ब्रेड और खमीर आदि के बनाने में भी ईस्ट नामक फफूंद जैसे सूक्ष्म जीवों का विशेष योगदान है। यानी कि
अगर आप ये सूक्ष्म जीव अगर उसमें जब तक पैदा नहीं होते हैं तब तक हमारा क्या नहीं होता है, बेस कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि आप ना तो पनीर बना सकते ना ही सिरका बना सकते हैं। तो इस कीटाणु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीव हमारे लिए किन किन क्षेत्रों में लाभदायक है ये भी बताएंगे। यानी कि सूक्ष्म जीव बहुत सारी एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों का योगदान का दिया है एंटीबायोटिक पदार्थ, यानी कि एंटीबायोटिक पदार्थ बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, वो बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक औषधि वह दवा है जो रोगाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती है। यानी कि जो रोग में अगर आपको कोई रोग है तो उसमें क्या करते हैं, उसका उल्टा प्रभाव होता है और शरीर में पहुंचते ही रोगाणु के प्रभाव को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है और व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ जैसे पेनिसिलिन यानी कि फफूंद से, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरेलिन नामक दवा शैवाल से बनाई जाती है। चेतावनी क्या दिया है? एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। स्वतः प्रयोग जानलेवा हो सकता है। यानी कि आप उन्हीं दवाइयों का, यानी कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, उनको तभी लें जब डॉक्टर की सलाह ले लें, नहीं तो कोई इन्फेक्शन भी कर सकती है और जिससे आपके जानलेवा हो सकती है। अब क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा बैक्टीरिया फॉर्म होता है? आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन सबसे पहले किस में होती है? आपको पता है हमारे एयर में भी होती है और वो जब पानी की मदद से जब वो मिट्टी तक पहुंचती है तो वो क्या बना लेती है, नाइट्रेट फॉर्म बना लेती है और नाइट्रेट पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखेंगे, अपने खेत में लगे मटर, चना, मेथी, अरहर के पौधे को जड़ सहित उखाड़िए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए कि उखाड़ते समय जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। यानी कि जड़ें जो है वो क्या नहीं करनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। प्रत्येक पौधों की जड़ों को धोकर अवलोकन करें। क्या देखते हैं? इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। आप जड़ों में देखना हल्की हल्की सी गांठें पाई जाती हैं। तो इन गांठों में एक जीवाणु पैदा होता है, वो होता है राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो ये कौन सा कीटाणु है? राइजोबियम। ये जीवाणु वायु में से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। वही हमने बताया कि ये हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और फिर नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट में बना देते हैं। ठीक है, फिर नाइट्राइट में परिवर्तित कर मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इससे जो होती है वो मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी उर्वरता बढ़ जाती है, वो अच्छी तरीके से बढ़ पाते हैं। तीसरी हेडिंग हमें क्या दी गई है? सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें क्या अपघटन होता है? तो कुछ सूक्ष्म जीव पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर पर वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। चूँकि जीवों का मृत शरीर पृथ्वी पर ही सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन सड़ने से नष्ट होता है, अतः मृत शरीर का तत्व मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार ये जीव मृदा में पौधों के लिए क्या कह रहे हैं? ये जीव मृदा में पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्व संचित करते हैं। यानी कि कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो जंतुओं के मृत शरीर से भी कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में अपघटित करते हैं। चूँकि मृत शरीर जो होता है वो पृथ्वी में सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ने में जो सड़ने होते हैं, यानी कि मिट्टी में मिलना होता है उन्हें, तो उनको सड़ने से नष्ट हो जाता है, यानी वो सड़ते नहीं। अतः मृत शरीर का तत्व मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार जीव मृदा में पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्व संचित करते हैं। ठीक है, भोजन के रूप घास,
हेडिंग क्या दी गई है चौथी, भोजन के रूप में। भोजन के रूप में कैसे सूक्ष्म जीव हमारा लिए उपयोगी हैं, तो ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आप जानते हो जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या है, एक जीवाणु है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है। अतः इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। कौन सा दे रहे हैं, एगिरकस और मार्सेला गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कौन कौन से है, एगिरकस क्या बोलते हैं इसको, मशरूम बोलते हैं, और मार्सेला को क्या बोलते हैं, गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ समुद्री शैवाल भी होते हैं जो भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। पांचवी हेडिंग हमें क्या दी गई है, उद्योग धंधों में प्रयोग, यानी कि जो हमारे फैक्ट्री वगैरह होते हैं, काम करते हैं, उनमें क्या इनका उपयोग होता है। तो पटुआ, सनई, हैम्प से तैयार, क्या कह रहे हैं, हैम्प से तैयार रेसे रस्सी बनाने के काम में आते हैं। यह रेसे पौधों से कैसे अलग किए जाते हैं, क्रियाकलाप 8.5 में आपको दिए गए हैं। आपने देखा होगा जो जूट की रस्सियाँ होती हैं वो भी, उनको भी तैयार करने के लिए कीटाणुओं की मदद होती है। तो देखेंगे पटुआ सनई, ये पेड़ होता है, पटुआ सनई के जो पौधे होते हैं किसान काटकर पत्तियों एवं शाखाओं की सफाई करके इनकी हल्की धूप में 4 से 5 घंटे छोड़ देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, साफ किए हुए जो तने होते हैं उनको 4-5 दिन के लिए तालाब में डाल देते हैं। तो तालाब में जब वो छोटे छोटे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं तो उनमें से क्या कर देते हैं, वो उससे जो शाखाएं होती हैं उनको क्या कर देते हैं, रेसे उत्पन्न कर देते हैं। तो वही दिया है, छोटे छोटे गट्ठर बनाकर मिट्टी में दबा देते हैं और 5 से 6 दिनों के लिए ये मुलायम पड़ जाती हैं, सड़ जाते हैं। फिर इनमें रेसे हल्के हल्के दिखाई देने लगते हैं। पौधों में यह सड़न किसके द्वारा होती है, ये भी किसके द्वारा हो सकती है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके इनको तैयार किया जाता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव होता है ये कौन सा होता है, ईस्ट या कवक, कवक का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे कह रहे हैं कि डबल रोटी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। बैक्टीरिया का उपयोग किस में होता है, जो सिरका बनाते हैं, सिरका बनाते हैं आप लोग आम से, आप देखते होंगे काफ़ी दिनों तक, महीनों तक उसे सड़ाया जाता है, उसमें छोटे छोटे कीटाणु पड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, सिरका। तंबाकू उद्योग में भी इसका सूक्ष्म जीवों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में भी किया जाता है, ठीक। अगली हेडिंग क्या दी गई है हमें, सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु सामग्री का उचित रख रखाव, यानी कि हमें अपने जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे सामान को कैसे बचाकर रखना चाहिए। सामग्री के उचित संग्रह तथा संरक्षण से जीवाणुओं द्वारा हानि पहुंचाने को रोक सकते हैं। सूक्ष्म जीव जहां हमें रोगग्रस्त कर देते हैं वहीं हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं को नष्ट भी कर देते हैं। डबल रोटी, पुस्तकें, चमड़े की वस्तुएं, खाद्य सामग्री आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब हो जाती हैं। उष्ण तथा नम्र वातावरण में सूक्ष्म जीव इन वस्तुओं पर उगाते हैं और शरीर और क्या कह रहे हैं, और उन्हें खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने एवं उनसे होने वाली आर्थिक हानि से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट हेडिंग हमारी, अगली हेडिंग क्या दी गई है, फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का। तो फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों को कैसे रखना चाहिए, फैब्रिक तथा चमड़े के सामान का क्षरण सूक्ष्म जीवों द्वारा ना हो, इसके लिए इनका उचित संग्रह आवश्यक है। कैसे है, चमड़े को टैनिंग करके, यानी कि किसी चीज़ में अच्छे से बांधकर सेफ जगह पर सुरक्षित रखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, चमड़े को जब हम धूप में डालते हैं तो उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, टिम्बर और सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु पेंट करके, यानी कि जो हमारे टिम्बर होते हैं, टिम्बर क्या होते हैं, बांस बल्ली वगैरह, इनको भी कैसे हम लोग सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। तो टिम्बर जो इमारती लकड़ी होती है,
आप देखते होगे वो भी क्या हो जाती है, घुन जाती है, उसमें भी छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। तो कह रहे हैं उनको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए पेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें पेंट करके रखोगे तो उसमें क्या नहीं होते, सूक्ष्म उत्पन्न नहीं हो पाते। फर्नीचर आदि लकड़ी से बनी वस्तुओं को दीमक आदि से बचाव के लिए इसे खाली भाग को पुटीन द्वारा भर देना चाहिए। यानी कि अगर उसमें कहीं पे होल है या छिद्र वगैरह है तो उसको क्या कर दें, तुरंत पुटीन से भर दें। ठीक है। कीटनाशक दवाइयों जैसे गैमिक्सिन आदि का छिड़काव करने से भी कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। ठीक। अब कह रहे हैं कि हमारे भोजन को कैसे सुरक्षित रखें। आप जानते हो कि ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो आपके भोजन भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसको भी एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखना ज़रूरी है या ठंडी जगह पे रखना ज़रूरी है। तो क्या कह रहे हैं, भोजन को रेफ्रिजरेटर स्टरलाइजेंस द्वारा सुरक्षित रखकर। कैसे रखेंगे। आपने भी कभी सोचा होगा कि गाय भैंस का दूध दुहने के बाद उसे उबाला जाता है। यदि दूध को उबाला नहीं जाए तो क्या होगा, स्टरलाइजेशन एक विधि है। ठीक है। यानी कि जो दूध का उबालना या उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज रेफ्रिजरेटर एक उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप में, यानी कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर, कम तापमान में हम अपने भोजन को रखें। कितना होता है तापमान, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमारा नॉर्मल कितना होता है, 35 से 45 तक होता है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों आदि को सुरक्षित करने के लिए, संचित करने के लिए, संचित मतलब बचाव करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, भोज्य पदार्थों को उबालकर। तो भोज्य पदार्थों को उबालकर कैसे कर सकते हैं। डिब्बों में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा 15 पाउंड दाब, ठीक है, तथा 120 डिग्री सेल्सियस से 126 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु और उनके अंतःजीवाणु पूर्णतया मृत हो जाते हैं। यानी कि जो उसके जीवाणु होते हैं या बीजाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक। पुस्तकों तथा वस्त्रादि में कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके। ठीक है। सूर्य से प्रकाश में पुस्तकें, वस्त्र आदि सामानों को रखने पर इन वस्तुओं पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब कह रहे गर्म ऊनी कपड़ों को कीटों से कैसे सुरक्षित रखने हेतु नेफ्थलीन की जो गोलियां आती हैं उनको हम किस में रखते हैं, कपड़ों में रखते हैं। ठीक है। रखने हेतु नेफ्थलीन की गोलियां का प्रयोग किया जाता है। ठीक। कीटनाशक दवाइयों जैसे गैमिक्सिन को उस स्थान पर डालने से वस्तुओं को कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। कुछ और भी जाने क्या दिया गया है। अचार में नमक, कुछ और भी जानिए, आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि जब अचार में नमक मिला के रखते हैं तो नमक संचरण का कार्य करता है। कैसे करता है, इसके द्वारा उत्पन्न माध्यम में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं जो सामान्य तापक्रम में भोजन विखंडित कर देते हैं। अब क्या कह रहे हैं, दूषित जल भोजन हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए जल या ताज़ा भोजन या उचित ढंग से संग्रहित किए गए भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक। तो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल कीजिए। यानी कि आपको कुछ प्रश्न दिए गए उन्हें हल करना है। तो पहला क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। का निम्न में से मलेरिया के रोगाणुओं का वाहक कौन है, मच्छर है। प्रतिजैविक औषधि कौन है, प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, पेनिसिलिन। ठीक है।
अब कह रहे हैं सही गलत कीजिए। तो सही गलत देखना है का, सभी कवक परजीवी होते हैं, सभी जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, ये हमारा गलत है। पोलियो ड्रॉप को बच्चों को पिलाने से बच्चों में पोलियो रोग के लिए प्रतिरक्षण क्षमता विकसित हो जाती है, ये सही है। आचार में नमक का मिलाना, ठीक है, इसके संचरण में मदद करता है, ये भी सही है। खाली स्थानों को भरें, खाली स्थान हमें क्या करना है, भरना है। कह रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से को देखा जा सकता है, किसको देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी, वो सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है। दूषित जल के सेवन से रोग फैलता है, दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग फैलता है, हैजा, ठीक। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह कौन से रहित होता है, जीवाणु रहित होता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर एक विषाणु वायरस द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, फ्लेवी वायरस द्वारा फैलता है। अब हमें अगली हेडिंग क्या दी गई है, मिलान कीजिए, यानी कि क्या करना है, मिलान करना है। पहला क्या दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किस में होता है, ये प्रतिजैविक औषधि, ठीक है। दूसरा दिया है DDT। DDT एक आप पता है दवाई का नाम है, तो कौन सी दवाई का नाम है, कीटनाशक दवाई। लैक्टोबैसिल्स, लैक्टोबैसिल्स अभी हमने ये कीटाणु बताया, ये किसके काम में करता है, ये दूध को दही में बदलता है, यानी कि लैक्टोबैसिल्स दूध से दही बनाता है। तो लैक्टोबैसिल्स का किससे मैच करोगे, दही से। अगली हेडिंग क्या है, BCG। BCG क्या है, BCG टीबी रोग, ठीक है। BCG भी एक दवाई का नाम है, जो टीबी रोग होता है उसको सही करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 8, पार्ट 8 हमारा पूरा पढ़ चुका।